बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके एनुअल के एग्जाम के लिए, यानी कि कुछ ही दिनों में आपका इंग्लिश का जो फाइनल का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का एग्जाम है 17 फेब को और इवनिंग के बच्चों का एग्जाम है 19 फेब को। तो इस वीडियो में आप सभी बच्चों के लिए हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर जो सेकंड था इसी को डिस्कस कर रहे थे। तो ये वीडियो इसी पेपर नंबर 2 की पार्ट 3 की वीडियो रहने वाली है और ये पेपर नंबर 2 की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि पार्ट 3 के अंदर आपका जो सेक्शन नंबर सी है बच्चों, लिटरेचर वाला, किताब वाला, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर सेक्शन ए डिस्कस कर लिया था, पार्ट 2 के अंदर सेक्शन बी। अगर आप सभी बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो और 2 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में दे दिया जाएगा, आप जरूर से जाके चेकआउट कर लेना और अपनी तैयारी को और अच्छी बनाना बच्चों। ओके, चलिए, पैटर्न तो आप सभी को पता ही है तो बताने की जरूरत है नहीं आपको। चलते हैं सेक्शन नंबर सी की तरफ। ओके, चलिए, आज के इस पेपर का और इस वीडियो का आखिरी सेक्शन है सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर वाला, वो शुरुआत हो जाता है। अब ध्यान से देखो, इसमें आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपकी हॉर्नबिल किताब की जो पोयम है उससे संबंधित होगा। 3 नंबर के आपका स्टैंजा है ये, ठीक है, कुछ एमसीक्यू और 1 सेंटेंस के क्वेश्चंस होंगे। नॉर्मली सारे एमसीक्यूज ही हैं वैसे तो, और दो हैं, आपको किसी एक का आंसर करना है। ओके, मैं आपको दोनों के आंसर बताता हूँ, ध्यान से पढ़ते हैं फिर आंसर करेंगे। तो लिखा हुआ है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, शायद वो ऐसी जगह चला गया है जो भूली हुई है, जो किसी को पता नहीं है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो कि एक शिशु के बच्चे के चेहरे में छुपा हुआ है। दैट्स ऑल आई नो, यही मुझे पता है। क्वेश्चन क्या है, इन दीज लाइन्स माई फर्स्ट टूडे, ये जो है ना कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, तो ये माई जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है? क्या ये जो आपकी पोएम है चाइल्डहुड वाली, ठीक है, माई चाइल्डहुड, ये इसके जो रीडर्स हैं उसके लिए है, या फिर सभी बच्चों के लिए, या फिर इसका जो पोएट है उसके लिए है, या फिर किसी के लिए नहीं है? तो ये बचपन किसका होता है? इस पोएम की पोएट का, जो कि थे मार्कस। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों? सी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो इट वर्ड है, इट इन दी सेकंड लाइन्स रेफर टू, ठीक है, तो अभी सेकंड लाइन में ये जो इट है ना, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, तो भूली हुई जगह पे क्या चला गया है? तो भूली जगह पे क्या गया है? पोएट का चाइल्डहुड, पोएट का बचपन चला गया है। ओके, उसके बाद है कि वेयर हैज इट गॉन, तो इट जो है ना कि उसका बचपन कहाँ चला गया है? तो सम फॉरगॉटन प्लेस, किसी भूली हुई जगह पे जो किसी को पता नहीं है। उसके बाद दिया जाता कि किस में बचपन दिखता है, कहाँ पे हिडन है, तो वो बच्चे के चेहरे में हिडन है। ओके, तो ऐसे आपके 4 क्वेश्चन हो गए। कहाँ पे हिडन है? इन फ्रेंड्स फेस में हिडन है। ओके, अब बात करते हैं इसके अथवा वाले की। तो वैसे तो ऊपर वाला बहुत आसान था, अथवा को भी पढ़ते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थिल्स, इट इज द, एक सेकेंड, एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं। ओके, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में। देखो क्या लिखा हुआ है कि द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थिल्स, पूरा पूरा का पूरा पेड़ कांप उठा और रोमांचित हो उठा। इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, यह उसके परिवार का इंजन है। She stokes it full, then flirts out the branch and showing her barred face identity mask, यानी कि वह इसे पूरा भर देती है और फिर शाखा अंत तक फ्लर्ट करती है, अपना वज्र चेहरा पहचान मुखौटा दिखा रही है। Then with the declined विस्टल ट्रिपल विस्परिंग्स, सिंपल सी बात है, ये आपकी जो द लेबेलियन टॉप है ना पोएम, उससे लिया गया। अब क्वेश्चन क्या है कि हु इज द इंजन ऑफ द फैमिली, तो फैमिली का इंजन कौन है? वो जो गोल्डफिंच नामक पक्षी है वो है। ठीक है, सेकंड, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो उसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पर्सोनिफिकेशन, अलंकार। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन, द गोल्डफिंच हैज परहैप्स ब्राउट food to feed its young ones which has filled her family with excitement and energy, यानी कि गोल्डफिंच शायद अपने बच्चों को खिलाने के लिए भोजन लेकर आई है जिसने उसके परिवार को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया था। तो विच पैरास ऑफ स्टैंजा सपोर्ट्स दिस व्यू, तो किसमें कौन सा व्यू यहाँ पे उपयोग करता है? ठीक है, तो कौन सा है? इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज द राइट वर्ड।
ओके, अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए खाना लेके आती है, ठीक है ना, इसीलिए कहा गया कि ये इंजन है अपनी फैमिली का। ओके, तो आपके ये पोएम वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ओके, तो आपके इंग्लिश के फाइनल के एग्जाम के लिए हमने 10 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन बहुत अच्छे से रेडी कर लिया बच्चों। और यदि आप इन्हें करते हो तो आपकी तैयारी और भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको बाय करने के लिए क्या करना है, स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वैसे तो प्राइस 199 है, लेकिन यदि आप हमारा कोड यूज़ करते हो GSK10 तो आपको ये 99 रुपीज़ में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आ जाइए, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब ये हॉर्नबिल किताब के आपके जो चैप्टर्स हैं उससे एक एक नंबर के 3 वाले आपके 2 स्टैंजा फिर से आ गए हैं। ओके, तो आप चाहो तो चलिए मैं भी पढ़ता हूँ। तो लिखा हुआ है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमनिस्लाइलेंस, यानी कि जो तकरीबन 6 बजे के आसपास, ठीक है, आपदा का पहला संकेत शाम को मिला था, ठीक है, जो कि बहुत ही शांति के साथ में आया था। ओमनियस साइलेंस, द वाइंड ड्रॉप एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क, यानी कि जो हवाएं थीं वो बहुत धीमी से आईं और आसमान में तुरंत अंधेरा छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड enormous cloud toward of एट द शिप, यानी कि तभी तेजी से बादल गरजते हैं, जहाज के पीछे से एक बादल मंडराने लगा विद हॉरर, बहुत ही भयानक तरीके से। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। जैसे ही मैंने बादल को देखा मैं बहुत ही आश्चर्यचकित भयभीत हो गया। मुझे एहसास हुआ कि कोई बादल नहीं था बल्कि एक ऐसी लहर थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। इट अपीयर्ड परफेक्टली vertical and almost twice the height of the other waves with a fitful breaking crest, यानी कि यह बिल्कुल ऊर्ध्वाधर दिखाई दी और अन्य लहरों की तुलना में लगभग दुगनी ऊंचाई पर थी और एकदम से वह शिप पर आकर गिरी। तो क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर? तो कब आया था? अराउंड 6 बजे के आसपास में। ओके, कैसे आया था? वाइंड ड्रॉप्ट, हवाएं बहुत ही शांति से, और क्या बोलते हैं, जो आसमान था वो डार्क हो गया था, अंधेरा छा गया था। व्हाट वाज द इनोरमस क्लाउड्स दैट द नरेटर स्पीक्स ऑफ? तो क्या था वो? अ हग वेव, ठीक है। तो क्लाउड के बारे में, एक विशाल बादल जो इसके बारे में वर्णित करता है, क्या कहता है? एक विशाल लहर कहता है, ठीक है। ओमनियस साइलेंस मीन्स, ये जो साइलेंस है इसका मीनिंग क्या था? तो इसका मीनिंग था अनप्लीजेंट साइलेंस, यानी कि एक ऐसी चुप्पी जो कि उसके लिए बहुत ही दुखद लगी, ठीक है ना, दुखद रही बेसिकली। तो ये चीज थी, अशुभ शांति के बारे में कहा गया। ओके, अब बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। तो लिखा हुआ है, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities, as he learned from over the body for a long first look, यानी कि कॉटन ने 1920 के दशक में जो किया उसके कारण जो मम्मी था, ठीक है, उसकी बहुत बुरी स्थिति थी। मिस्त्री की सर्वोच्च पुराविश परिषद के जो महासचिव थे जाही हवास, इन्होंने कहा कि जब पहली बार वे देखने के लिए शरीर उसको, मतलब देखने के लिए उसको, उसकी तरफ झुके, कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट इट वाज ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूथस्टोन आफ्टर ईयर ऑफ फिटल सर्चिंग, कई सालों के बाद में, ठीक है, लगभग 1922 में उनकी जो खोज थी वो कंप्लीट हुई। इट कॉन्टेंट्स, अब आप इसे पढ़ लो, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ इसके, ठीक है। Who said the mummy is very bad condition because of what Carter did in 1920s? तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था सचिव ने, जो कि थे जाही हवास। What is meant by hastily rescued in antiquity? ठीक है, यानी कि आपको क्या बताना है, ये कथन किसने कहा कि प्राचीन काल में जल्दबाजी में की गई तोड़ फोड़ उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसा किस लिए हुआ है? द आर्टिकल्स एंड आर्टिफैक्ट्स that were burned with Tut's body were found to be complete, यानी कि पूरे के पूरे शरीर पे
जब उसे दफनाया गया था, तो जो कलाकृतियां मिली हैं, जो लेख मिले हैं, वो इसके बारे में दर्शाते हैं। ठीक है। व्हाट हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोन्स लेजेंड, यानी कि फिरौन को एक किवंतवादी का हिस्सा क्या बनाता गया है, तो वो है टुट की सामग्री, टुट स्टॉम्प कंटेंट। ओके, तो ये आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया इस प्रकार से, अथवा वाला भी। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा स्नैपशॉट वाली जो किताब है उससे लिया गया है, और ये 4 नंबर का स्टेंजा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आ जाइए पहले स्टेंजा पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्टेंजा दिया हुआ है, मिस डॉर्लिंग ओपन्स द डोर एंड सरप्राइज टू सी द नरेटर। जैसे ही डॉर्लिंग ने दरवाजा खोला, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई कि नरेटर आई हुई है। व्हेन द नरेटर इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, जैसे ही नरेटर ने डॉर्लिंग को अपने बारे में बताया, डॉर्लिंग रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, उसने उसे पहचानने से मना कर दिया। परहैप्स ऐसा इसलिए हुआ होगा बिकॉज मिस डॉर्लिंग वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट शी वुड एवर रिटर्न आफ्टर द वॉर, क्योंकि मिस डॉर्लिंग को ऐसा लगता था कि युद्ध के बाद में वो कभी आएगी नहीं, इसीलिए आश्चर्यचकित हो गई थी। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि वाई मिस डॉर्लिंग सरप्राइज्ड व्हेन ही ओपन्स द डोर, बिकॉज ऑफ दैट टू सी द नरेटर, जैसे ही लेखिका को देखा इसीलिए वो आश्चर्यचकित हो गई। दूसरा, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ पोस्ट वॉर ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट, यानी कि जो द एड्रेस स्टोरी है ये इस पर आधारित है कि युद्ध के बाद में लोगों की जो मानवीय भावनाएं हैं वो कैसे बदलती हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो क्या है ये, इसके बारे में बोलेंगे, वॉर इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल ठीक है, नो वन लाइक द वॉर्स, किसी को वॉर पसंद नहीं है, क्योंकि वॉर जो है वो हमारी वस्तुओं को, हमारे घरों को, इवन आपकी जान को भी खा जाता है। तो ये सारे रीजन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव आपका राइट हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि पोस्ट वॉर ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट के बारे में ये सारी बातें सही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड मिस डॉर्लिंग्स डॉटर ट्रीट द नरेटर। तो अनलाइक मिस डॉर्लिंग द डॉटर इन्वाइटेड द नरेटर इनसाइड हर हाउस, शी ऑफर्ड हर कप ऑफ टी। डॉर्लिंग के बिहेवियर के अलावा उसकी जो बेटी थी उसने नरेटर को अपने मतलब घर के साइड में बुलाया, ठीक है, उसे बैठाया, कुर्सी दी और एक चाय के लिए ऑफर भी किया। द शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस इज टचिंग अकाउंट ऑफ, अकाउंट या ऑफ या फिर फॉर कह सकते हो, यानी कि जो स्टोरी है द एड्रेस, ये किस भावना को छूती है। दिस स्टोरी इज टचिंग अकाउंट ऑफ अ डॉटर who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland, यानी कि ये किसको दर्शाता है, तो एक डॉटर के बारे में, उसकी भावनाओं को दर्शाता है, उसकी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, जो युद्ध के बाद में अपनी माँ की वस्तुओं को पाने के लिए हॉलैंड जाती है। ठीक है, तो आपका ये द एड्रेस वाला हो गया। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। अब सेकंड वाला है, ओके, ये आपका वो है द टेल ऑफ मेलन सिटी से। ओके, अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन, यानी कि क्या बोलते हैं, मेहराब के नीचे उसने अपना मुकुट खो दिया। द आर्च वॉज बोल्ट टू लो, यानी कि मेहराब बहुत ही नीचे बनाया गया था। अ फ्रॉन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेस्ड फेस, उसकी शांत से चेहरे पर त्योरियां चढ़ गईं, यानी कि शांत से चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। द किंग सेड, राजा ने कहा, दिस इज डिसग्रेस, राजा ने कहा यह तो अपमान है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, जिसने इसे बनाया है उसे फांसी दी जाएगी। द रोफ एंड क्लोज वर अरेंज, जल्दी से जल्दी जो रस्सी है फांसी का इंतजाम किया जाए। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लीड आउट, बिल्डरों के मुखिया को बाहर से लाया जाएगा। ही पास्ड द किंग, ही गेव अ शाउट, वह राजा से आगे निकल गया, उसने चिल्लाकर कहा, और कुछ बातें हैं। क्वेश्चंस क्या बनते हैं, क्वेश्चंस हैं कि वेयर इज द किंग बिलोंग्स हु लॉस्ट हिज क्राउन, यानी कि जो किंग है उसका संबंध किससे था, द किंग ऑफ मेलन सिटी। चैप्टर का नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। द किंग वॉज गोइंग टू एडिफाई द स्पेक्टर्स, देन व्हाट हैपेंड, यानी कि जो राजा था वो जब दर्शकों को उपदेश देने के लिए जाता है तो क्या होता है, हिज हेड कोलाइडेड विद एन आर्च, और उसका जो क्राउन है वो वहां पे जाके गिर जाता है।
व्हाट डज वर्ड ग्लोस मीन, यानी कि ये जो फांसी है ये शब्द क्या दर्शाता है, तो फांसी शब्द दर्शाता है वुडन फ्रेम, लकड़ी के फ्रेम को दर्शाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ किंग वाज द वन हु रूल्ड ओवर द स्टेट, व्हाट डिड दी प्रोक्लेम, यानी कि आपको क्या बताना है कि राज्य पर शासन करने वाला राजा कैसा था और उसने क्या बताया था, क्या घोषणा की थी। द किंग ऑफ द स्टेट वाज जस्ट एंड प्लेस्ड, यानी कि न्यायप्रिय और शांत स्वभाव का था। फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स टू प्रोक्लेम दैट एन आर्च शुड बी बिल्ट अप विच वुड एक्सटेंड अक्रॉस मेजर थ्रोफेयर, यानी कि उसने श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने घोषणा की कि एक मेहराब का निर्माण किया जाना चाहिए जो प्रमुख मार्ग तक फैला होगा, जिससे कि रोजगार, आर्थिक स्थिति सब अच्छा होगा। ठीक है ना, मेहराब के निर्माण से। तो ये चीज़ थी। तो भाई यहाँ तक आपने समझा अपने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 सारे समझ लिए इन 15 मिनट के अंदर। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपकी हॉर्नबिल, आपकी जो किताब है उसकी क्या बोलते हैं, पोयम हो गई और चैप्टर, इन दोनों से ही संबंधित है। 3-3 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन हैं, बट आपको किन्हीं 2 के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, यानी कि पोएट की जो माँ थी आज वो पहली बार हंसी, ठीक है, और उसकी हंसी ने क्या संकेत दिया, तो लिखेंगे द ड्रेस एंड बिहेवियर ऑफ अ कजन बेट्टी एंड डॉली मेड द पोएट्स मदर लाफ, यानी कि जो उसकी कजन थी बेट्टी एंड डॉली, उसकी वजह से उसके पोएट की माँ हंसी थी, क्योंकि उसकी उन बेट्टी और डॉली की बिहेवियर और ड्रेस की वजह से। इट इज इविडेंट दैट दे हैड पुट ऑन सम क्वाइंट ड्रेस विच अम्यूज्ड हर, यानी कि ये स्पष्ट था कि उनकी जो पोशाक थी उन्होंने अनोखी पहन रखी थी, ठीक है, जिससे कि उसकी माँ का मनोरंजन हुआ। दिस लाफ इंडिकेट हर जॉय एट रिमेंबरिंग and indicate connected with the past life when she was quite young and free from the tension from the warriors of life। और ये इस बात को दर्शाता है कि जब वो जवान थी तब वो भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी, ऐसे ही मस्त चिल करती थी, बिना टेंशन के, बिना युद्ध की चिंता के, मस्त एकदम मस्ती में जीती थी। तो ये उस चीज को इंडिकेट करता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, what was the turning point in the author's and the grandmother's relationship, तो ऑथर दादी के बीच का जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था। द ऑथर हैड टू बी सेंड टू अ बिग सिटी फॉर एजुकेशन, उसे शिक्षा के लिए दूसरे एक बड़े शहर भेजा जाना था, ठीक है। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन हिज एंड द ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप, और यही ऑथर उसकी दादी के बीच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। द ऑथर बिगिन टू रिसीव एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जब वो जाता है तो उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या बोलते हैं, शिक्षा दी जाती है। द ग्रैंड मदर कुड नॉट असिस्ट विद हिज असाइनमेंट देयरफॉर बिकम विथड्रॉन, यानी कि क्या बोलते हैं, अब जो है उसके पास तो था नहीं उसका पोता, है ना, तो अब वो उसमें उसके असाइनमेंट में उसके होमवर्क में मदद कैसे करती, इसीलिए शी बिगन टू फील लोनली एंड फीड स्पैरोस इन द आफ्टरनून्स, अब वो अकेली पड़ गई तो इसलिए उसने चिड़ियों को खाना दाना देना शुरू कर दिया था अकेलेपन को दूर करने के लिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ वॉल्ट विटमैन्स पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, तो वो केंद्र का क्या आइडिया है द वॉइस ऑफ द रेन का, तो क्या आइडिया ध्यान से समझो। The poet wishes to express the blessings of birth, growth, change and ultimately rain, यानी कि पोएट जो है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि क्या बोलते हैं, जो वर्षा है वो किस प्रकार से जन्म लेती है, कैसे वो बढ़ती है, बड़ी होती है, कैसे वो चेंज होती है और फाइनली वो पूरी तरीके से एक वर्षा का रूप ले लेती है, ठीक है। It is water that runs into clouds, moves in the sky, assume strange shapes, but ultimately return to the earth in the form of water। यानी कि वर्षा का जो निर्माण है वो होता भी किससे है, धरती से ही होता है, जलवाष्प से, संघनन से, इस प्रकार से, ठीक है। ये बादलों से जाती है, बादलों से टकराती है,
आसमान से घूमते हुए, विभिन्न प्रकार के शेप को लेते हुए, ओले के रूप में, पानी की बूंदों के रूप में, अल्टीमेटली लौट कर वापस से धरती में ही आते हैं पानी के रूप में। इट प्योरीफाइज, जो कि पवित्र है, जिससे नहाया जा सकता है, जिससे ब्यूटी अच्छी होती है, जो पृथ्वी की चीज़ है वो अच्छी होती है। द देन डज इट ड्यूटीज रिगार्डलेस ऑफ एनी आइडेंटिटी, यानी कि वो बिना किसी अन्य पहचान के अपने कर्म को करती है। मैन शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस एंड ट्राई टू कंजर्व द अर्थ, यानी कि इस पोएम से व्यक्ति को सीखना चाहिए और अपनी अर्थ को सुरक्षित करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनुमरेट द डिफिकल्टीज दैट द ग्रुप फेस्ड इन होर, यानी कि जब नरेटर होर में जाता है तो उसका जो ग्रुप होता है उसे किस किस प्रकार की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है वो हमें यहाँ पे बताना है। वैसे ही क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, ठीक है ना, बस 3 नंबर में इसलिए समझाया कि और भी क्वेश्चन है। तो देखो, द ग्रुप रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ होर बाय लेट आफ्टरनून, तकरीबन 3-4 बजे के आसपास वो होर के टाउन में पहुंचे थे। डेनियल हु वाज द रिटर्निंग टू लहासा फाउंड अ राइड इन अ ट्रक एंड लेफ्ट, यानी कि डेनियल जो लहासा लौट रहा था उसे एक ट्रक में सवारी मिल गई और वो वापस चला गया। दे हैड सफर्ड टू पंक्चर्स इन क्विक सक्सेशन ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द साल्ट लेक एंड दे गॉट देम रिप्लेस्ड। साल्ट लेक के नीचे ड्राइव करते समय उनके एक के बाद एक 2 पंचर हुए और उन्होंने बदलाव किए। उसके बाद होर वाज अ ग्लूमी प्लेस डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, यानी कि वो बहुत ही शांति, उदासी और बिना हरियाली वाली जगह थी। वेजिटेशन ये होता है ना, एक सेकेंड, वेजिटेशन यानी कि हरियाली, बट यहाँ पे थी नहीं। इट ओनली हैड डस्ट एंड रॉक्स, वहाँ पे पहाड़ी इलाके और धूल ही वाली थी। लिबर्टी स्कैटर्ड with years of accumulated refuse was only cave which, like all the other buildings in town, was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows। और वनस्पति बहुत ही ज़्यादा रहित और उदास वाली थी, यहाँ पे केवल धूल चट्टाने थी। ठीक है, और का एकमात्र कैफे जो शहर की अन्य सभी इमारतों की तरह बुरी तरह से पेंट किए गए कंक्रीट से बनाया गया था। इसमें 3 टूटी हुई खिड़कियां थी। फिर वो झील के पास जाता है, सूखी झील देखता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। नरेटर जो है वो सेना की वर्दी में एक चीनी युवक, नरेटर को एक सेना की वर्दी में चीनी युवक ने सेवा दी उसे उस होटल में। ठीक है, जिसने एक गिलास में चाय और क्या बोलते हैं, एक गिलास और चाय का थर्मस दिया था उसे। ठीक है, और मेज पर गंदे कपड़े से चारों ओर कुछ सफाई वगैरह कर दी थी, है ना। ये आंसर है आपका बेसिकली। ओके, समझ गए अच्छे तरीके से। तो ये हो गया आपका 13 क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपकी स्नैपशॉट किताब से है, और ये 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज योर इंप्रेशन अबाउट डॉक्टर एंड्रयू एज ए डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग। तो ये 6 नंबर भी आ सकता है कि आपको ये बताना है कि डॉक्टर एंड्रयू के बारे में, ठीक है, आप उसके डॉक्टर को लेके एक इंसान के रूप में आपकी उसकी क्या अवधारणा है। तो दोनों अवधारणाएं आपको बतानी है। ओके, तो देखो, द बर्थ स्टोरी इज अ कमेंट्री ऑन हाउ अ डॉक्टर शुड रियली बी एज ए डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग। ये जो स्टोरी है, जन्म, द बर्थ, ये वास्तव में एक डॉक्टर और एक इंसान के रूप में व्यक्ति को कैसे अपने रोल को निभाना चाहिए उसको दर्शाता है। Dr. Andrew is an exceptionally consequent, compassionate and passionate human being, यानी कि वो एक असाधारण, कर्तव्यनिष्ठ, दयालु और भावुक इंसान है। इंसान के बारे में डॉक्टर की ये बात आ गई। नॉट ओनली डज ही ओवरकम मेंटल एंड फिजिकल एक्सेशन टू गेट टू जॉय मॉर्गन होम दैट नाइट, बट ही ऑल्सो ऑलमोस्ट rebels against the laws of nature to try to bring the stillborn baby back to the life in which she succeeds. It happens, यानी कि डॉक्टर एंड्रयू कर्तव्यनिष्ठ, दयालु और भावुक डॉक्टर है। उस रात जब मॉर्गन को बुलाया गया, उस रात मॉर्गन को नहीं, उस रात मॉर्गन के घर पर पहुंचने के लिए
वह न केवल मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे डॉक्टर एंड्रयू थका हुआ था, बल्कि वह मृत जन्मे बच्चे को वापस जीवित लाने के लिए भी कोशिश कर रहा था। वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ गया, ठीक है, जिसमें वो सफल भी हुआ। तो ये दर्शाता है कि एक डॉक्टर, एक इंसान उसके अंदर कैसे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड नरेटर गो टू मिस डॉर्लिंग्स हाउस एंड हाउ डिड मिस डॉर्लिंग्स डॉटर ट्रीट द नरेटर। तो लिखेंगे द नरेटर वेंट मिस डॉर्लिंग्स हाउस टू कलेक्ट हर वैल्यूएबल belongings which her mother had given to her ड्यूरिंग वॉर टाइम। सी वांटेड टू रिन्यू हर पास्ट मेमोरीज। यानी कि जो डॉर्लिंग क्या नाम था, नरेटर थी, वो अपनी माँ की थिंग्स को लेने के लिए गई थी नरेटर के घर पे, ताकि वो अपनी माँ के पास्ट को दोबारा से जिंदा कर सके। पास्ट को जिंदा करे यानी कि उनकी चीज़ों को ला सके, ठीक है। अनलाइक मिस डॉर्लिंग्स, द डॉटर इन्वाइटेड टू नरेटर इनसाइड हर हाउस, सी ऑफर्ड हर कप ऑफ टी। और वो किस प्रकार से उसको पहचाने से मना कर देती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि वॉर के बाद में उसकी बेटी आएगी। और ये एक सेंटेंस भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम 6 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन समझेंगे, जो कि आपकी हॉर्नबिल वाली किताब से है, ठीक है। बट आपको बेसिकली एक ही करना है, ठीक है। आपके सामने 2 क्वेश्चन है, या तो आप ये वाले क्वेश्चन करें कि डिस्क्राइब द नरेटर्स जर्नी टू माउंट कैलाश विद द रेफरेंस टू टोपोग्राफिक वेरिएशंस इनकाउंटर्ड ऑन द वे। यानी कि माउंट कैलाश पर जाते हुए नरेटर की जो जर्नी थी, जो यात्रा थी, उसे किस किस प्रकार की जो कठिनाइयाँ थी, समस्याएं थी, वो झेलनी पड़ी थी, और कैसे उन्होंने उसको एनकाउंटर किया। या फिर आप ये बता सकते हो, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू इंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस। यानी कि जो वो कहानी है, क्या नाम है, वी आर नॉट अफेयर टू डाई, ठीक है। ये कहानी आपको ये कैसे बताती है कि आशावाद जो है, यानी कि आशा रखना, ये गंभीर तनाव से जूझने में हमारी मदद करता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द बच्चे इसका ही आंसर लिखेंगे, बट टेंशन मतलब मैं आपको दोनों के आंसर बताऊंगा। ओके, देखिए आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, द नरेटर एंड हिज कंपनीज टुक अ शॉर्टकट टू गेट आउट द चांगटांग। यानी कि लेखक और उसके जो सहयोगी थे, उन्होंने एक छोटा रास्ता लिया चांगटांग से निकलने के लिए। टिस्टेन जो था, उसे एक छोटा सा रूट पता था, किसके लिए, माउंट कैलाश पर जाने के लिए। और कैसा रूट था वो, द रूट वुड टेक देम साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। माउंट कैलाश के लिए दक्षिण पश्चिमी से जाना बहुत ही छोटा रास्ता था। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सिवरली फेयरली हाई माउंटेन स्पेसेस, बहुत सारे पहाड़ी दर्रे को पार करना था। फ्रॉम द जेंटली राइजिंग द फेलिंग हिल्स ऑफ रावू, रावू की जो पहाड़ियाँ थी छोटी छोटी, उनको पार करना था। द शॉर्ट कट took them across west open plains with nothing in them except a few gazelles that were grazing in the air postures। यानी कि राबू की वो धीरे धीरे बढ़ते हुए जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ थी, उन्हें पार करना था, ठीक है। फिर मैदान थे, उन्हें पार करना था, और धीरे धीरे चल के आगे उन्हें घास के मैदान मिले, जो कि बहुत ही ज़्यादा पथरीले होते चले गए थे, उन्हें पार करना था। जंगली गधों का एक उन्हें क्या बोलते हैं, झुंड मिला था, समूह मिला था, उसे पार करना था, ठीक है। अभी भी बहुत सारी पहाड़ियां आगे खड़ी थी। अकेले ड्रोकवा अपने झुंड की देखभाल कर रहे थे। अब मैदान घास के बहुत ज़्यादा पथरीले हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्या नाम है, 5515 मीटर की ऊंचाई पर पत्थरों के ढेर के परिदृश्य को उन्होंने चिन्हित किया है। फिर एक और अगला पठार आना था, नमकीनी रेगिस्तान आना था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्हें पार करनी थी। अब वो किस प्रकार से आपको उसका सेंटेंस फॉर्मेशन देना है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको आंसर बता दिया है, आप रीड आउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको सेंटेंस को फॉर्मेशन देना आता है ना, तो अच्छे से आप आंसर लिख दोगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, कि जो आशा है वो कैसे किसी भी परिस्थिति से आपको निकलने में मदद कर सकती है। तो आइए देखते हैं। द स्टोरी वी आर नॉट अफेयर टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर। द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म सर्टेनली हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस। यानी कि जो आपकी स्टोरी वो बताती है कि किस प्रकार से आशा जो है गंभीर तनाव से निपटने में मदद करती है। एग्जाम्पल, द बिहेवियर ऑफ आवर अडल्ट ड्यूरिंग क्राइसिस बियर्स इट आउट। संकट के दौरान जो वयस्क हैं, उनका व्यवहार इस बात की पुष्टि करता है। एज द माइटी वेव्स स्मैश्ड द डेक, वाटर एंटर्ड द शिप,
तो मैनी होल्स एंड ओपनिंग्स, यानी कि जैसे जो बड़ी सी लहर आती है उसमें क्या बोलते हैं, उस पर पड़ती है शिप पे, तो बहुत सारे छेद वगैरह हो जाते हैं, शिप में पानी भर जाता है। राइट फ्रॉम द इवनिंग ऑफ January 2, इसी तरह से January 2 को लैरी एंड हब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर। 2 जनवरी को लैरी एंड हब ने पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया था। दे वर्क कंटिन्यूसली एक्साइटेडली एंड फेवरिशली फॉर 36 आवर। वो लगातार बिना थके एक एक्साइटमेंट के साथ में 36 घंटे तक काम करते रहे, पानी निकालते रहे। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ देयर कॉन्टिन्यूस पंपिंग दैट दे रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर ऑन January 4। 2 जनवरी को भरे हुए जहाज के पानी को 36 घंटे तक लैरी हेयर निकालते हुए January 4 को थोड़ा सा पानी और बचा, यहां तक पहुंचे। द रिमाइंड चीयरफुल एंड ऑप्टिमिक वाइल फेसिंग एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन। जब बहुत बड़ा खतरा था उन पर, तब भी वो बहुत ही शांत स्वभाव से, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, खुशी से उसको अपना रहे थे। द नरेटर डिड नॉट लूज हिज करेज, होप और प्रेजेंस ऑफ माइंड वाइल फेसिंग प्रॉब्लम्स। इसी प्रकार से जो नरेटर था उसने भी अपनी आशा, अपने कर्म को नहीं छोड़ा और वो भी समस्याओं का सामना करता था। ही डिड नॉट वरी अबाउट द लॉस ऑफ इक्विपमेंट्स। उसे पता था कि उसके इक्विपमेंट खराब हो चुके हैं, खो चुके हैं, इसीलिए उसकी कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी। ही यूज वट एवर वॉज अवेलेबल। उसने ये देखा कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास जो है मैं उसका उपयोग करूंगा। हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प्ड देम टू स्टीयर आउट ऑफ स्ट्रॉम। उसकी जो नॉलेज थी उसने उसको वहाँ से निकलने में मदद की। कहाँ से? एम्स्टर्डम से। मैरी स्टेड एट ऑल द व्हील फॉर all those कलहास, she did not lose hope or courage either। यानी कि मैरी जो थी वो काम करती थी लगातार और उसने भी आशा नहीं छोड़ी थी कि हम बच सकते हैं, समुद्र में हमारा जहाज डूबेगा नहीं। ओके, ये कॉन्सेप्ट था। अब ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम 6 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट आपको एक ही करना है, ठीक है, जो कि आपकी स्नैपशॉट वाली किताब से है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज देयर कॉन्सिक्वेंस वाज हर्ट और बिकॉज दे वर अफर्ड? अगर आपने जो क्या बोलते हैं स्टोरी है उसे ध्यान से पढ़ाओ तो क्या आपको ये लगता है कि आराम और मुराद ने जो घोड़ा था वो केवल इसलिए लौटा दिया था कि वो डर गए थे या फिर कोई और रीज़न था? तो कहानी में कहीं पर भी इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि वो डर गए थे या फिर कुछ और था इसलिए उन्होंने घोड़ा लौटाया, बल्कि घोड़ा इसलिए लौटाया था उन्होंने क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनकी इस चोरी को। वैसे उन्होंने इस चोरी को चोरी का भी नाम नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि हमने सिर्फ सवारी सीखने के लिए आपके घोड़े को लिया था, अगर हमें चोरी ही करनी होती तो हम आपके इस घोड़े को बेच देते, ठीक है ना, ये चीज़ थी। तो बस वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं और वो नहीं चाहते थे कि अगर उन घोड़े का जो मालिक है वो हमारे घर पे आए, उसे पता चले तो हमारे घर की थोड़ी जो है वो थोड़ी बदनामी हो जाएगी, है ना, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता, मिसालें दी जाती थी उसके परिवार की, है ना, इसीलिए ऐसा हुआ था। बस यही आंसर आपको यहाँ पे पुट कर देना है, सारे के सारे स्ट्रेंजर्स लिखे हुए हैं। ओके, आप पढ़ लेना। बाकी अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज द स्टोरी हाईलाइट अबाउट द इंसेंस ऑफ ट्रू हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट थ्रू डॉक्टर एंड्रयूज एक्सपीरियंस डिस्कस विद द रेफरेंस टू द बर्थ। यानी कि कहानी द एंड्रयू के अनुभव के माध्यम से सच्ची खुशी और उसकी संतुष्टि के बारे में आपको क्या बताती है, द बर्थ स्टोरी के आधार पे समझाइए। आ जाइए समझते हैं। अरे अरे इतनी जल्दी नहीं, वैल्यूएबल पॉइंट्स, और यही आपका आंसर भी है मेनली, ठीक है ना। तो क्या बताया गया है, लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड्रयू इज एंग्जियस अबाउट हिज कैरियर एज ए डॉक्टर बिकॉज ही इज न्यूली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर वर्किंग एज एन असिस्टेंट। कहानी की शुरुआत में डॉक्टर एंड्रयू एक डॉक्टर के रूप में अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था क्योंकि वह एक नई प्रैक्टिस करने वाला था डॉक्टर के रूप में, जो कि एक सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा था। ही हैज़ हैड डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद हिज गर्लफ्रेंड एंड हिज ब्रोडिंग ओवर इट। ही इज़ नॉट इन हैप्पी स्टेट। अपनी प्रेमिका के साथ में एक निराशाजनक उसने शाम बिताई और इस पर विचार कर ही रहा था और वह खुशी की स्थिति में नहीं था। जियो मॉर्गन
एंड हिज वाइफ वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। जो मॉर्गन, उसकी वाइफ सुजैन, इनका पहला बेबी होने वाला था आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ मैरिज, तकरीबन 20 साल के बाद। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ लेबर सुजैन मॉर्गन गेव बर्थ टू अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड, यानी कि तकरीबन कुछ घंटों के बाद में सुजैन ने एक बच्चे को जन्म दिया। सुजैन बिकॉज अनकॉन्शियस, बेहोश सी हो गई थी। एंड्रू पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, एंड्रू ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, डिटर्मिनेशन एंड प्रिजम टू रिवाइव बोथ मदर एंड चाइल्ड, क्योंकि बच्चा जो था वो ब्रीथलेस पैदा हुआ था। अब बच्चे को किस प्रकार से वो टप में डालता है, रगड़ता है, कैसे सांस वापस लाता है, ये सारे काम किए थे। इसीलिए द स्टोरी ऑफ चाइल्ड बर्थ thus brings out true happiness and fulfillment in the lives of Morgans and Andrew. That is the story end. ओके, तो ये था आपका मेन आंसर, जो कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से बच्चों आपके लिए हमने जो 7+ सैंपल पेपर की सीरीज चलाई हुई थी, उसका पेपर नंबर 2 अब पूरा हो गया। सेक्शन हमने इसका जो है पेपर नंबर 2 का ए समझ ही लिया था, बी भी समझ ही लिया था, और सी अभी अभी समझ लिया। अब ध्यान से सुनो, आपके लिए अपडेट है कि आपके लिए इंग्लिश की तैयारी के लिए हमने 10 इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर रेडी किए हैं। अगर आप सभी बच्चे इसकी तैयारी करते हो, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं, 4-5 दिन और बचे हैं, अगर आप इनकी तैयारी करते हो तो बहुत अच्छी और भी आपकी तैयारी हो जाएगी एक्स्ट्रा लेवल की। तो आपको इन्हें बाय कैसे करना है, तो बाय करने के लिए मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर बताता हूँ। नंबर है आपका 8595519430। ठीक है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कहना कि मुझे इंग्लिश के 10 सैंपल पेपर चाहिए, वो आपको प्राइस बताएंगे। नॉर्मली उनका प्राइस मतलब प्राइस जो वो 199 है, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक कोड तैयार किया है JSK10। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इंस्टेंटली आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि इंग्लिश के ये 10 सैंपल पेपर ओनली ऑन 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से खरीदना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के भी आपको 10 सैंपल पेपर कोड के साथ में 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश के और पॉलिटिकल के एक साथ कॉम्बो में लेते हैं तो दोनों का प्राइस आपको ओनली 190 पड़ेगा। आप जाके बाय कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके फाइनल एग्जाम के लिए। और वैसे तो अभी और भी पेपर आएंगे आपके 3-4। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।